एनर्जी लेवल डायग्राम हम हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाते हैं। देखने को यह मिलता है कि बोर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है, यानी ऐसे एटम्स या आयंस जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उनमें ही बोर मॉडल के जो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी के कैलकुलेशन थे वो सही आते थे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो उस केस में बोर मॉडल के कैलकुलेशन से जो आंसर आते थे वो गलत हो जाते थे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली हम हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी के हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं। अब जिसमें गैप ज्यादा होगा यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में, वहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां गैप कम होगा वहां एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। और ऐसा करते करते आप हाईएस्ट ऑर्बिट पे पहुंचोगे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2। थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3। फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4। फिफ्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 5। सिक्स्थ ऑर्बिट, और ऐसे करते करते आप ये सबसे जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये मान लीजिए इन्फिनिटी पे। सो हमने एनर्जी के कैलकुलेशन देख रखे थे और एनर्जी का फॉर्मूला भी देख रखा था। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट को देखो, ये लेट से हाइड्रोजन एटम के लिए है। देखो ऐसे समझो, एनर्जी इन एनी ऑर्बिट n is given by -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो फॉर हाइड्रोजन, एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ n जो होगा वो ऑर्बिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ एनर्जी आ जाएगी -13.6। 2 रखोगे तो यहाँ 2 स्क्वायर, 3 रखोगे तो 6, 9, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से आप पहुंचेंगे। और सबसे आखिरी में देखो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हाईएस्ट ऑर्बिट पे एनर्जी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर मैं किसी दूसरे एटम के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट E1 इज -13.6। अगर z की वैल्यू z रहने दिया जाए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ वैल्यू। और हाइड्रोजन है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन के लिए ही लिखूंगा। देन आप सेकेंड ऑर्बिट पे आइए। सेकेंड ऑर्बिट पे कितनी एनर्जी आएगी निकालो जरा। E2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E3, E4 एंड E5। ई इंफिनिटी निकाल लिया हमने। तो E2 की वैल्यू रखी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज 4। दिस कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 स्क्वायर रखो तो ये आ जाएगा E3 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ रखो तो 4 का स्क्वायर 16, -13.6 अपॉन 16, दिस कम्स आउट टू बी -0.85 EV। E5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो -13.6 अपॉन 25। कैलकुलेट करो जरा। मुझे जहां तक याद है दिस शुड बी -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो इस डायग्राम से एक एडवांटेज है हमको, एनर्जी लेवल डायग्राम से। अगर आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अंदर में फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आप ये कहोगे कि 1 से 2 में अगर जा रहा है तो द एनर्जी गैप डेल्टा ई शुड बी E2 माइनस E1। E2 और E1 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा इनको सब्ट्रैक्ट करके कह सकते हो कि यहां एनर्जी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बताओ मुझे, अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? इफ अ इलेक्ट्रॉन is making a jump from third orbit to first orbit, what is the energy of the photon emitted? So the delta E for 3 to 1 is basically E3 minus E1। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को और यहां से आंसर आ जाता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, बताओ कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा? तो 4 से अगर 2 पे जंप कर रहा है तो कितना एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा? जितना एनर्जी गैप है। कितना एनर्जी गैप है फाइंड करो। सो ये एनर्जी गैप आ जाएगा 0.85 माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.5 और 2 और 2, सॉरी यहाँ 5 है, 2.55। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे जंप करा तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट पे जंप होगा, तो एनर्जी गैप आ जाएगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करके पहुंच गया नीचे से ऊपर तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये एनर्जी का जब याद रखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आप गैप्स निकाल सकते हो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा जब एक ट्रांजिशन होता है। तो बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो याद रखें, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.34 है कि -0.54 है? जरा E5 कैलकुलेट करो। -13.6 और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है ये? 0.54 है, हाँ मेरे को लग ही रहा था। तो E5 की वैल्यू करो, 0.34 की जगह 54 करो, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। और सिक्स ऑर्बिट के लिए जब आप निकालते हो तो -13.6 अपॉन 36, वो शायद -0.38 आता है। E6 ऑर्बिट, तो E5 तक काम चलाओ, ये आ जाएगा -0.54। इतने तक में ही जनरली क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके आगे का अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। नोट कर लिया हमने।
So let's say एक example. Find the wavelength of photon emitted when an electron makes transition from fourth orbit to second orbit in helium plus ion. Find the wavelength of photon emitted when an electron makes transition from fourth orbit to second orbit of helium plus ion. So एक तरीका तो ये है कि आप क्योंकि ट्रांजिशन कर रहे हो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो फोर्थ ऑर्बिट से सीधा सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है, तो जो डेल्टा ई होगा दैट इज E4 माइनस E2. नाउ E4 माइनस E2 अगर हमारे पास में डेल्टा ई है तो आप E4 कैसे निकालेंगे? एक तो ये तरीका हो सकता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हीलियम है तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसे आएगा, माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन 4, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस 13.6, ये आ जाएगा 3.4 और 13.6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम जानते थे कि एनर्जी का गैप जो है, डिफरेंस है, वही फोटोन बनेगा, तो वी कैन से एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ई. दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई होगा. एच सी होगा 12400, डेल्टा ई 10.2, और यहां से आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर. दूसरा तरीका एक और जो है वो है अगर आप डायरेक्टली एनर्जी गैप्स को यूज करें. थोड़ा सा अंतर है स्टार्टिंग में ही बस. तो देखो डेल्टा ई जो है दैट इज E4 माइनस E2. तो E4 को क्या लिख सकते हैं हम? हमने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा एनर्जी गैप से कि E4 की वैल्यू थी -0.85. तो आप बस इतना कीजिए कि दिस इज -0.85 इंटू जेड स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी थी? दिस वॉज -3.4 फॉर हाइड्रोजन, किसी दूसरे आइटम के लिए चाहिए तो जेड स्क्वायर इसमें और मल्टीप्लाई कर दो. आप जब डिफरेंस निकालेंगे जेड स्क्वायर यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं चाहे तो, कुल मिला के यहां से भी आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा. आगे की कहानी सेम वही होगी.
ओके, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे इसके आगे हम। हो गया यहाँ तक? Definitions valid for single electron system. Definitions valid for single electron system. पहला definition, पहला देखेंगे हम, ground state. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बेसिकली n इक्वल टू 1। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और लिख सकते हैं आप चाहे तो वर्ड्स में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी एटम और आयन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, दैट इज n इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी उसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ लें कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होना चाहिए, फाइंड कीजिए। एंड बोले ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन। देखिए हीलियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलिड है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये तरीका, तो इसलिए हम लोग हीलियम प्लस। इसी तरीके से बोला जाए अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी n इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकालना है। आप ये कह सकते थे कि E1 इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम प्लस के लिए निकालिए, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन। सो फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहां। सो -13.6, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होगा 2, तो 2 स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन लिथियम प्लस 2 के लिए निकालना है, तो Z की वैल्यू यहां पे लिथियम के लिए हो जाएगी 3। सो दिस इज -13.6 इंटू 3 स्क्वायर, और ये आ जाता है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ground state energy is for n equal to 1.
Second definition is excited state. So excited state is basically state of atom, यानी वो ऑर्बिट जो एक्साइट होने पे मिल रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. सो देखो, अगर ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट पे पहुंचा इलेक्ट्रॉन, तो n=2 को हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. बेसिकली n=2 is the first excited state. और अगर हम n=3 को देखें तो ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. n=4 को अगर आप देखें तो ये हो जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट. बेसिकली जो भी स्टेट है ना, अगर n+1 है तो हम इसको कहेंगे nth एक्साइटेड स्टेट. एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी needed to excite an electron from ground state to second excited state for hydrogen atom. Calculate the energy needed to excite an electron from ground state to second excited state. सो ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बेसिकली क्या कह रहा है, डेल्टा ई. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब E3, राइट. सेकेंड एक्साइटेड nth स्टेट n+1, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट है. फ्रॉम ग्राउंड स्टेट का मतलब E1. E3 हमने देख लिया था. देखिए E3 की वैल्यू हमने देख रखी थी. ये था -13.6 -3.4 और उसके ऊपर था -1.55 -1.51. तो ये हो जाएगा -1.51. E1 कितना था, माइनस ऑफ -13.6, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव साइन के साथ. इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब एक्साइट होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, E1 टू E3. देन एक्साइटेड स्टेट के बाद नोट करो यहां तक, थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे हम.
नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड वन, आयोनाइजेशन। एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। ये आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देख रहे हैं, ये आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देख रहे हैं। सो डेफिनेशन लिख लीजिए, मिनिमम एनर्जी required to move an electron from ground state to n equal to infinity is called ionization energy। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वन से इंफिनिटी ले जाने के लिए एनर्जी, यानी कि ई इंफिनिटी माइनस ई वन। याद रखो डिफरेंस हमेशा हायर माइनस लोअर ऑर्बिट होगा। ई इंफिनिटी आपने निकाला था, इसकी वैल्यू थी 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है बेसिकली माइनस ऑफ ई वन। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पे नेगेटिव साइन लगा दो। तो जैसे अगर आपसे हम कहें कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी of helium plus ion and ionization energy of lithium plus 2 ion। हुआ? What is the ionization energy of hydrogen atom? So this is minus of फर्स्ट ऑर्बिट का हमने निकाला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव साइन के साथ। यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो n इक्वल टू 1 से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एटम के, यानी कि इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो ई इंफिनिटी माइनस ई वन कर दिया मैंने डिफरेंस निकालने के लिए। हीलियम प्लस के लिए कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 54.4 ईवी। यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 13.6, जेड की जगह रखेंगे 3 स्क्वायर, दैट इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लिया हमने। देन
फोर्थ डेफिनेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आईपी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमने निकालना सीखा था, ये उससे ही डिराइव्ड एक क्वांटिटी है। लिख लीजिए इसमें डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी through which a free electron must be such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom is called ionization potential of the atom। सो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करें थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा सच दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो। तो एक्सेलरेट होके जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। हमने ये देखा था कि जब आप वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती थी ई वी के बराबर। और क्या कह रहा है ये जो एनर्जी है वो हो जानी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन जिसको एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस सच दैट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो जो पोटेंशियल आएगा दैट वी विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। कुल मिला के आपको ये करना है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको ई से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो एक एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रखा था आपने, कितना था माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ई से डिवाइड कर देंगे तो ई से ई गया और आंसर आ जाएगा 13.6 वोल्ट। दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है और आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो उसमें वोल्ट की जगह ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना है। इसी तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस अगर पूछे तो ये हो जाएगा 54.4 वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्ट कर देना है आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। इतना आप ध्यान रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके, फिफ्थ डेफिनेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, सो बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी एक हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हो इन्फिनिटी के अलावा, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले जा रहे थे आप तो उसको तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। इन्फिनिटी के अलावा जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट पे ले जा रहे हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। लिख लेंगे इसको भी हम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state of the atom
to any other state of the atom is called excitation energy of that state. Excitation energy of that state. So मान लो n इक्वल टू 1 से आप n इक्वल टू 2 पे लेके गए, तो ये जो एनर्जी आपने दी इसको आप कह सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते थे, तो वी कैन से एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसे ही कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर हाइड्रोजन के लिए आप निकाल रहे थे तो 1 से 2 पे ले जाने के लिए हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। अगर आप n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे ले जा रहे हो डायरेक्टली, तो इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, also excitation energy of second excited state, और इसको कह सकते हैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। ये सब नाम है, बेसिकली करना तो सब आपको हर जगह वही है, -13.6 z² यूज करना आना चाहिए। अब एक्साइटेशन एनर्जी के हिसाब से एक्साइटेशन पोटेंशियल एक होता है। जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, उसी तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। तो पहले यहां तक नोट करिए। Sixth definition is excitation potential. Excitation potential लिखें, potential difference through which an electron must be accelerated from rest so that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of any state is called excitation potential of that state. So basically आपको करना यह है कि अगर आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, और इसका यूनिट होगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसको ई से डिवाइड कर दो और पोटेंशियल वोल्ट में आ जाएगा हमारा आंसर।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर पूछे एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, what is the excitation potential of second state of hydrogen? एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बहुत कॉमन हो गया, काम करो हाइड्रोजन नहीं इसको हीलियम प्लस करो। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, देन एक्साइटेशन पोटेंशियल निकलेगा। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्टेट मतलब क्या कह रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे ले जाना है हीलियम प्लस को। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कितना है फॉर हीलियम प्लस, तो ये हो जाएगा -3.4 था हाइड्रोजन के लिए, जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, टू स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे जब आप यहां से, तो आपको दिखेगा दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10.2, दैट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। मुझे चाहिए एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आपको बस अब इतना करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 40.8 वोल्ट कर देना है। हो गया। अगला डेफिनेशन, सेवेंथ वन, इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, और this is also known as separation energy। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, so this is basically the energy required to move an electron from any state unity is called binding energy of that state।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। सो किसी भी एक स्टेट से, मान लीजिए n स्टेट है आपके पास से, अगर आप इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। अगर n की जगह आपने 1 रख दिया, यानी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे भेज दिया, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑफ ग्राउंड स्टेट इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। Binding energy of ground state is also known as ionization energy. सो बेसिकली होगा क्या, अगर आप फॉर्मूला वाइज देखो तो बाइंडिंग एनर्जी इज ई इंफिनिटी माइनस ई एन, यानी nth ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे भेजना है और ई इंफिनिटी की वैल्यू होगी 0। तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ ई एन, यानी जो भी ऑर्बिट की एनर्जी थी उस पर नेगेटिव साइन कर देंगे। एक एग्जांपल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ second orbit of helium plus ion. Calculate the binding energy of second orbit of helium plus ion. फाइंड करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। आया आंसर किसी का? सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस हमें चाहिए। सो z इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ई इंफिनिटी माइनस ई टू। ई इंफिनिटी की वैल्यू 0 है तो माइनस ऑफ ई टू हो जाएगा। ई टू कितना है, माइनस 13, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है 2, तो दिस इज 13.6, जेड की वैल्यू है 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी हियर।